हेलो स्टूडेंट्स, नित्य की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक न्यू टॉपिक के साथ। और आज अपना टॉपिक है केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, यानी कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स, केपलर का पूरा नाम है जोहानस केपलर और ये जर्मनी के मूल निवासी थे। डियर स्टूडेंट्स, केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में जो 3 नियम दिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि खगोल विज्ञान में इनको 3 कानून कहा जाता है केपलर के। डियर स्टूडेंट्स, इस समय खगोल शास्त्र में हम लोग जिस थ्योरी को मानते हैं वो थ्योरी कहलाती है, वो सिद्धांत कहलाता है सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत। जी हाँ, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार वे आकाशीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश है, जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान हैं, तारे कहलाते हैं, यानी कि स्टार। और जो इन तारों का पिंड चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, प्लेनेट। जैसे कि अपने सौरमंडल में जो सूर्य नामक तारा है उसके 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम लास्ट में, जिसको प्लूटो बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्लूटो बहुत दूर है तो काउंट नहीं किया जा रहा है। और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं पिंड, उनको उपग्रह कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत है, जिसको आजकल मान्यता है और सच्चाई भी यही है, इसका सबसे पहले जिक्र किया था पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने। जी हाँ, पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। जो अपनी धुरी पर घूमती है उससे दिन और रात होते हैं। इतना कहा निकोलस कोपरनिकस ने। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने 1530 में इस तरीके के वक्तव्य अपने इष्ट मित्रों में अपने शिष्यों में दिए। इससे पहले धार्मिक पुस्तकों में आखिर क्या था, दुनिया क्या मानती थी, समस्या ये है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले यूरोपवासी अरस्तु और टॉलेमी, जी हाँ, अरस्तु और टॉलेमी इनके अंधभक्त थे। इन्होंने जो कह दिया वही होता था। इन्होंने पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। टॉलेमी और अरस्तु के अनुसार गॉड ने सिर्फ पृथ्वी को स्थिर रहने का वरदान दिया है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर है, पृथ्वी स्थिर है। सूर्य, तारे और तमाम ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र, तारे सब के सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर। पृथ्वी को जो वरदान मिला है, ऐसा वरदान किसी को मिला ही नहीं। भगवान ने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया है। सिर्फ ऐसा वरदान दिया है तो पृथ्वी को, पृथ्वी स्थिर है, हिलडुल नहीं सकती है। ऐसा अरस्तु और टॉलेमी के भू केंद्रित सिद्धांत में लिखा था और ऐसा ही धार्मिक पुस्तकों में डियर स्टूडेंट्स लिखा था। और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ बोलना, धर्म के खिलाफ बोलना कितनी बड़ी बगावत होती है। आज 500 साल बाद भी जरा धर्म के खिलाफ बोल के तो देखे कोई। अंधभक्तों की यहाँ भी आजकल भी कमी नहीं है। एक ढूंढो 1 लाख मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कहा निकोलस कोपरनिकस ने, सूर्य केंद्रित सिद्धांत।
अब ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि अपनी इस बात को पूरे यूरोप के सामने किसी मंच पर रखें, क्योंकि इन्हें पता था कि धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है और धर्म के जो कट्टरपंथी हैं, जो अनुयायी हैं, जो अंधभक्त हैं, वो हमारा क्या हाल करेंगे। ये कोपरनिकस को संज्ञान था इस बात का। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सच कभी छुप नहीं सकता। इनके एक शिष्य थे, वो भक्त थे, अंधभक्त नहीं थे, भक्त थे। अच्छा शिष्य कभी अंधभक्त नहीं होता है, वो भक्त तो हो सकता है। तो एक भक्त थे ब्रूनो। डियर स्टूडेंट्स, ब्रूनो कोपरनिकस से भी आगे निकल गए रिसर्च में, वो भी खगोल शास्त्री थे। कोपरनिकस ने तो सिर्फ इतना कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र पर पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी साल भर में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ये कहा कोपरनिकस ने। इनके शिष्य, इनके अनुयायी, इनके भक्त ब्रूनो ने ये कहा कि सूर्य भी स्थिर नहीं है। जो सूर्य दिखाई दे रहा है ये भी एक साधारण तारा है, और इस जैसे सूर्य ब्रह्मांड में न जाने कितने हैं, और वो सब चल रहे हैं। ये अपना सौरमंडल है, और इस तरीके के सौरमंडल ब्रह्मांड में न जाने कितने हैं। और ये कहा कि ब्रह्मांड अनंत है। पहली बार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स कोपरनिकस के शिष्य, कोपरनिकस के भक्त, कोपरनिकस के अनुयायी ब्रूनो ने कहे। डियर स्टूडेंट्स, गुरु से चेला आगे निकल गया था। चेला निर्भीक था, चेला एग्रेसिव विचारधारा का था। वो डरा नहीं, और उसने पब्लिकली खुले मंच पर सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत के बारे में कहा। और जब इसके बारे में कहा तो धर्म की पुस्तकों में तो ऐसा लिखा नहीं था, अरस्तु और टोलेमी ने तो ऐसा कहा नहीं था, क्योंकि होता वही था जहां वो कह देते थे, जैसा कह देते थे। लिहाजा यूरोप के न्यायाधीशों ने इन पर मुकदमा चलाया राष्ट्रद्रोह का, और इनको जेल में डाल दिया गया। किसको? ब्रूनो को। और 8 साल डियर स्टूडेंट्स ब्रूनो को जेल में रखा गया। और सिर्फ किस बात के लिए जेल में रखा गया कि ब्रूनो ने ये कह दिया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर साल भर में एक चक्कर लगा लेती है जिससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, सूर्य भी स्थिर नहीं है। और अपना जो सौरमंडल है, ऐसे न जाने कितने सौरमंडल हैं, और ये जो सूरज दिखाई देता है ये कोई देवता नहीं है या कुछ और नहीं, ये साधारण तारा है, और इस जैसे तारा ब्रह्मांड में न जाने कितने हैं। ये ब्रूनो ने कहा, और इसकी सज़ा मिली, उनको जेल में डाल दिया गया। न्यायाधीशों ने जेल में डाल दिया। और उनसे, चूँकि ब्रूनो पॉपुलर पर्सन हो गए थे, उनसे लास्ट पूछा जाता रहा कि आप अपने शब्दों को बदल दीजिए, आपने जो वक्तव्य दिए हैं, जो कथन दिया है, जो स्टेटमेंट दिया, उसको चेंज कर दीजिए, कह दीजिए कि जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा वही सही है और हम ब्रूनो गलत हैं। डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान का आदमी थोड़ा सा अलग होता है औरों से। 8 साल जेल में रहने के पश्चात भी ब्रूनो ने अपने कथन को बदला नहीं, ब्रूनो ने अपने स्टेटमेंट को बदला नहीं। फिर क्या हुआ पता है? जो होना चाहिए था उनके साथ वही हुआ। धार्मिक कट्टरपंथियों ने ब्रूनो को हजारों पब्लिक के सामने खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया। और वो तारीख थी 17 फरवरी सन 1600। इस तारीख को ब्रूनो को खूंटे से बांधकर पब्लिक के सामने, हजारों पब्लिक के सामने जिंदा जला दिया गया। सिर्फ दोष उन कट्टरपंथियों के सामने, उन अंधभक्तों के सामने सिर्फ इतना था कि ब्रूनो ने सच कहा था। और डियर स्टूडेंट्स,
निश्चित रूप से उस दिन एक सच्चे भक्त पर अंधभक्त जीत गए थे। अब कोपरनिकस का क्या हुआ, इसकी कहानी डियर स्टूडेंट्स बताने भी लायक नहीं। कोपरनिकस के सिद्धांत की पहली पुस्तक जिस दिन प्रिंट होके आई, वही दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। इस तरीके से किसी को खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया और किसी को जहर का प्याला दे दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपसे अभी कहना चाहेंगे कि जो ये विज्ञान का समाजशास्त्र है ना, विज्ञान का समाजशास्त्र, इसमें यदि हम वक्त से आगे चलते हैं, थोड़े से फॉरवर्ड हैं, तो समाज हमको श्रेय और सम्मान दोनों देता है। यदि हम वक्त से यानी कि समय से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो समाज के लोग उपहास करते हैं और बहिष्कार कर देते हैं आपका। यही हुआ ब्रूनो के साथ और कोपरनिकस के साथ। ये दोनों समय से बहुत आगे थे, थोड़ा आगे नहीं थे, समय से बहुत आगे थे। आप इसी तरीके से मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति नए नए प्रयोग करता है, थोड़े से हटके प्रयोग करता है तो उसको फैशन बोल देते हैं, ज़्यादा हटके कुछ करता है तो उसको फिर पागलपन बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करता है तो बहिष्कार भी ऐसे लोगों का कर दिया जाता है। तो ठीक वही हुआ था ब्रूनो के साथ और कोपरनिकस के साथ। वक्त से वो लोग बहुत ज़्यादा आगे थे। डियर स्टूडेंट्स, 17 फरवरी सन 1600 को ब्रूनो को जलाया गया और उसके कुछ समय पश्चात केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम आए। ये भी खगोल शास्त्री थे। इनके साथ हालांकि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी। कारण क्या था? केपलर के आने और ब्रूनो से पहले तो कोपरनिकस जा चुके थे। ब्रूनो के जाने और केपलर के आने के बीच में एक इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। जी हाँ, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार किया था। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया और जब ग्रह नक्षत्र तारों को देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने विश्व मंच पर सबसे पहले कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया और ये कहा कि ब्रूनो और कोपरनिकस को जो मार डाला वो गलत मार डाला। ब्रूनो और कोपरनिकस ने जो कहा था वही सच है और जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा है अरस्तु और टोलेमी के जो सिद्धांत हैं वो गलत हैं। क्योंकि गैलीलियो के पास टेलीस्कोप था, दूरबीन थी, कई एक थी। जिसको शंका होती थी, जिस अंधभक्त को शंका होती थी, उसी को पकड़ के दिखाते थे कि जरा देख, सूर्य को देखिए और ग्रह नक्षत्र तारों को देखिए। तो फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। लिहाजा गैलीलियो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे। चूंकि गैलीलियो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, गैलीलियो बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे, पॉपुलर वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने कोपरनिकस और ब्रूनो की थ्योरी का समर्थन किया तब दुनिया ने माना। उसके बाद ये खगोल शास्त्री आए जर्मनी के, जोहानस केपलर। इन्होंने ब्रूनो, कोपरनिकस और गैलीलियो तीनों की जो रिसर्च थी उनका अध्ययन किया और उसके पश्चात ग्रहों की गति के संबंध में 3 कानून बना दिए, जो कि बाद में आधुनिक भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हुए। इनके जो पहले प्रथम द्वितीय नियम थे, देखिए प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम,
एक पहला वाला नियम कक्षा का नियम है, दूसरा वाला क्षेत्रफल का नियम और ये परिक्रमण काल का नियम। डियर स्टूडेंट्स, कोपरनिकस ने जो पहला नियम दिया, पहले आप थोड़ा सा चित्र को समझ लीजिए। ये देखिए बीच में हमने सूर्य बनाया है, ये सूर्य है यहाँ पर, ये सूर्य है, प्लेनेट, ये ग्रह, ये इसकी स्थिति है। ये ग्रह है, पहली स्थिति इसकी P1, दूसरी P2, तीसरी स्थिति इसकी P3 और चौथी स्थिति इसकी P4। सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह जब चक्कर लगाता है तो उसकी जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसमें जो ये लाइन खींच लेते हैं लंबी वाली, वो होती है दीर्घ अक्ष, और इस तरीके से जो ऊपर से नीचे की तरफ सेंट्रल को क्रॉस करते हुए लाते हैं वो होती है लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष की हाफ आधी हो गई अर्ध दीर्घ अक्ष। तो जो पहला वाला जो नियम है, केपलर का जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो सदैव दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य जो होता है वो ग्रह की जो कक्षा है उसकी नाभि पे होता है, अर्थात उसके फोकस पर होता है। अब देखिएगा दूसरा नियम। दूसरे नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये सूर्य है और सूर्य से अगर हम इस ग्रह की यहाँ पर हम ये रेखा खींच लें ये सीधी, और कुछ समय पश्चात वो ग्रह आ गया यहाँ पर P2 स्थिति पे, P1 से P2 पे, तो ये भी हम रेखा खींच लें और फिर इस बीच के क्षेत्रफल को हम नाप लें इस तरीके से, किसी भी तरीके से। और उसके बाद वही ग्रह अगर यहाँ पे आ गया P3 पोजीशन पे और उसके बाद आ गया P4 पोजीशन पे, तो ये वाला हम क्षेत्रफल माप लें। तो इससे संबंधित जो है वो है दूसरा नियम। इसके अनुसार किसी सूर्य मतलब सूर्य और किसी ग्रह को मिलाने वाली किसी काल्पनिक रेखा द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। फिर एक बार समझिए, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली कोई काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि इस पॉइंट को अगर हम S मान लें तो S, P1 और P2 ये एरिया S, P1, S, P1 और P2 ये क्षेत्रफल और S, P3 और P4 ये क्षेत्रफल बराबर होगा। S, P1, P2 बराबर S, P3, P4। S, P1, P2 बराबर S, P3, P4 ये क्षेत्रफल बराबर होते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए कि यदि सूर्य और किसी ग्रह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल स्वीप करती है, समान क्षेत्रफल पार करती है। और अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है, जो क्षेत्रीय चाल होती है, वो नियत रहती है। इससे एक बात की पुष्टि होती है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब उसकी चाल कम होती है, और जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तब उसकी चाल अधिक होती है। तभी तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर हो पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा नियम देखिए, तृतीय नियम।
जो केपलर का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कहलाता है उसका परिक्रमण काल। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, यानी कि उसके एक चक्कर लगाने का वर्ग, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसको समझिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घअक्ष, ये आधी अर्ध दीर्घअक्ष के घन के अर्थात की घात 3 के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे एक बात और क्लियर हो गई कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं और जो ग्रह सूर्य से दूर हैं उनके बारे में एक स्थिति क्लियर हो गई। जैसे इस समय सबसे दूरी पे मानते हैं वरुण को, वरुण नामक ग्रह को, वो उसका जो इस समय परिक्रमण काल है वो है लगभग 84 वर्ष। और जो सबसे नज़दीक है सूर्य के, जो सबसे नज़दीक है बुध, उसका परिक्रमण काल है केवल 88 दिन। ये तीसरे नियम से इस बात की पुष्टि होती है कि जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता है, और जो ग्रह सूर्य के जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होता है। जैसे कि वरुण का इस समय 84 वर्ष है और बुध का है केवल 88 दिन। तो डियर स्टूडेंट्स, केपलर के जो नियम हैं ये आगे चल के खगोल शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूटन ने भी इनसे काफ़ी कुछ सीख के आगे बढ़े। कम रिसर्च इस क्षेत्र में करना पड़ा क्योंकि पहले से केपलर ने इस क्षेत्र में रिसर्च कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।